हेलो दोस्तों, योगी एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में और साथ ही साथ हम विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में भी बात करेंगे। और साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों, लिंक पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व में निमोनिया दिवस जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया जो दिवस मनाया जाता है, यह दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम पर उपचार को बढ़ावा देने और बीमारियों से निपटने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले इलाके में रुक गए थे। तो उसके उपलक्ष्य में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसांग 2020 ITTF महिला विश्व कप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये खिलाड़ी चेन मेंग ने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सुन यिंगसा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। चीन के वुहाई में आयोजित इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब जीता है इन्होंने। बात करते हैं ITTF की, तो स्थापना इसकी हुई थी 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो लोजेन में पड़ता है और लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ITTF के जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस विकर्ट। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किए? तो अभी हाल ही में किसानों के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। तो ये किस राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उड़ीसा ने इस ऐप को लॉन्च किया है किसानों के लिए। ये जो लॉन्च किया है वो किया है मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप की मदद से किसान सिंचाई से संबंधित समस्याओं को और तस्वीर या वीडियो के जरिए विभाग को भेज सकते हैं। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पे CM है वो है नवीन पटनायक और यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और असम ने भी एक योजना किसानों के लिए चलाई थी, किसान रथ योजना, जो कि कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए थी। ये जो योजना चलाई थी वो असम के CM सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माझी विंत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है राजेंद्र दाडा के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री थे राजेंद्र दाडा, और उनके द्वारा लिखित पुस्तक माझी विहिंद का विमोचन किया है। इस पुस्तक में राजेंद्र दाडा द्वारा पिछले 4 वर्षों में चुनिंदा फेसबुक पोस्ट का संकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? आसिफ बासरा का भी हाल ही में निधन हुआ है। इरफान खान का भी निधन हो चुका है और ऋषि कपूर का भी निधन हो चुका है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर कल ही की न्यूज़ है, आसिफ बासरा इस दुनिया में नहीं रहे। ये रहे आसिफ बासरा। आसिफ बासरा जिन्होंने एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, पाताल लोक में न्यूज़ एंकर का किरदार इन्होंने निभाया था। और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई वो 6 जो मूवी थी उसमें भी इन्होंने
काम किया था। इनको अभी हाल ही में निधन हो गया है आसिफ वासरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने कहा है कि जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा। 2020 की जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण ये स्थगित कर दिया गया है। और अब ये जो 2020 का जो होना था वो अब 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में जो T20 होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। बात करते हैं 2016 के T20 की, तो 2016 का T20 भारत में कराया गया था और इसकी जो विनर टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज, इस वर्ल्ड कप को जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बगीर का लॉन्च कहाँ किया है? तो इसका जो लॉन्च किया है वो किया है मुंबई में। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना के द्वारा दक्षिण मुंबई के मंझगांव में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी बगीर का अनावरण किया है। जो बगीर जो नाम दिया गया है वो सेंड फिश के नाम पर इसका नाम पड़ा है बगीर। बगीर जो नाम पड़ा है वो सेंड फिश के नाम पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूडीज ने 2020 के लिए भारत की GDP में गिरावट का आंकड़ा बदलकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत भारत की GDP में जो गिरावट है वो 9.6% की दर से है। मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो सोनू सूद के द्वारा लिखी गई है। मैं मसीहा नहीं, ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसका जो लॉन्च किया जाएगा वो दिसंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सह अध्यक्षता किसने की है इसकी? तो इसकी जो सह अध्यक्षता की है वो PM नरेंद्र मोदी और PM गुयेन जुआन फुक के द्वारा की गई है। तो इसका ए और बी राइट आंसर होगा। 10 देशों के साथ यह बैठक हुई है और कोविड-19 की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समेत क्षेत्र में सुरक्षा और आवश्यकता पर इस बैठक में बल दिया गया है। बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था और अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 10 सदस्य हैं और ये बैठक जो हुई 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की वो 10 देशों के साथ ये बैठक हुई है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है और जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। 24 अगस्त 1996 में भारत इसका परमानेंट सदस्य बना था। उसी के साथ रूस और चीन भी इसका सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। ये प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया था। इस अभियान की शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद करके 15 से 20% तक प्रदूषण को कम करना है। इस अभियान को 15 नवंबर तक जारी रखना था, लेकिन प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और ये दूसरा चरण होगा इसका। और अभी दिल्ली NCR में ही NGT ने पटाखों की बिक्री पर
पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और ये जो प्रतिबंध लगाया है वो 9 नवंबर से 30 नवंबर तक लगाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है? तो ये झारखंड विधानसभा ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। झारखंड में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। अब क्या होगा, राज्य सरकार केंद्र के साथ विचार के लिए इस प्रस्ताव को भेजेगी। इससे साल 2021 में जो जनगणना होना है उसमें सरना आदिवासी धर्म कोड का एक अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। इसके लिए ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला कौन सा जिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गोरखपुर। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। ये फरवरी महीने में गोरखपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो अभी बिहार की पहली रामसर साइट मिल गई है। बिहार के बेगूसराय में जो स्थित है, कौन सी झील है ये? कांवर झील है। कौन सी? बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, और इसे 39वीं रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है, और ये हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतीय पक्षी विज्ञान, वन्य जीव संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली, जो कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 नवंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों 12 नवंबर के क्यूज रिवीजन। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। भारत और मालदीव ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। डिजिटल ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण का क्या नाम था? तो ये था मिशन शक्ति। भारत के किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया था। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस बुक का विमोचन किया? तो ये थ्वासमी बुक का विमोचन किया था। कॉर्नेल डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो लॉकडाउन को चुना है। ये थे 12 नवंबर के क्यूज रिवीजन। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे अपन, लेकिन ज्वालामुखी देखने से पहले थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी होती क्या है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को प्रमुखता से 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसे कहा जाता है क्रस्ट। उसके बाद मेंटल आता है, और सबसे जो भीतर होता है उसे कहते हैं क्रोड। जो सबसे भीतर होगा उसे क्रोड कहा जाता है। और जो इसका जो अर्थ का जो आंतरिक भाग होता है उसी में लिक्विड अवस्था में होता है। अर्थ का जो आंतरिक भाग होता है वह लिक्विड अवस्था में होता है। मतलब कि यहाँ पर मैग्मा उपस्थित होता है। अगर मैग्मा फटकर बाहर निकलता है तो वही क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अगर मैग्मा फटकर बाहर निकलता है
तो वह लावा कहलाता है। ये देखिए आप, ये जो आंतरिक हिस्से में है उसे कहा जाता है मैग्मा, और ये पाइप के थ्रू जब ये फटकर पृथ्वी पर आता है तो इसी को कहते हैं अपन लावा। इसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। यही लावा धरती से किस प्रकार बाहर आता है? यही लावा जो रहता है वो धरती से किस प्रकार से बाहर आता है? या तो वह किसी सकेंद्रीय स्थान से निकलता होगा, या आपको स्थान दिख रहा है, ये क्या है? सकेंद्रीय स्थान से निकलता होगा, या तो फिर वह एकदम ब्लास्ट होकर निकलता होगा, एकदम ब्लास्ट होकर निकलता हुआ, या दरार के जरिए वह बाहर आता होगा, और बाहर आया हुआ लावा ही या तो फैल जाएगा या फिर वह गुंबद आकार में जम जाएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी, दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट ज्वालामुखी, और तीसरी जो होती है वो शांत होती है या एक्सटेंट ज्वालामुखी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव ज्वालामुखी क्या होती है। एक्टिव ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिसमें अक्सर उद्गार होता हो, वो कहा जाता है एक्टिव ज्वालामुखी। और प्रसुप्त क्या होती हैं? डोरमेंट ज्वालामुखी क्या होती हैं? ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कई समय से उद्गार नहीं हुआ, उसे कहा जाता है डोरमेंट ज्वालामुखी। अब बात करते हैं किसकी? शांत ज्वालामुखी की। अब शांत ज्वालामुखी क्या होती है? ऐसी ज्वालामुखी जिसमें भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना ही नहीं हो, उसे कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। आप समझे हैं ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में समझ लिया है अपन ने। अब जो ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, या प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे अपन क्या कहते हैं? डोरमेंट ज्वालामुखी, या शांत ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है एक्सटेंट ज्वालामुखी, हम उनके बारे में बात करेंगे विश्व में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो ज्वालामुखी पड़ती है वो पड़ती है कोटोपेक्सी। जो रेड कलर में दिख रही है आपको, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो कोटोपेक्सी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो कोटोपेक्सी पड़ती है वो इक्वाडोर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है कोटोपेक्सी? इक्वाडोर में पड़ती है। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो है वो अर्जेंटीना और चिली में पड़ती है। ये भी कैसी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बनाता है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ओजस डेल सलाडो जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। तो आप याद रखना, ये एक्टिव ज्वालामुखी जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। ये रहा अपना किलामू ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? किलामू ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, और हवाई द्वीप ये अमेरिका का है। और ये भी कैसी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है मोना लोहा ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद है कोलिमा ज्वालामुखी। ये रही कोलिमा ज्वालामुखी, और जो कोलिमा ज्वालामुखी है वो है मैक्सिको में, और ये भी कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं हम यूरोप महाद्वीप तरफ। अब देखिए, ये रही है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी। ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो लिपारी द्वीप पर पड़ती है भूमध्य सागर में, और एटना ज्वालामुखी ये भी पड़ती है अपनी इटली में। ये कहाँ पे पड़ती है? इटली में पड़ती है। चलिए, ये थी विश्व की कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी जिसके बारे में हमने जाना है। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे अपन डोरमेंट ज्वालामुखी भी कहते हैं। देखिए, पहली जो है वो है
मेन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में पड़ती है, और फ्यूजिमा ज्वालामुखी ये जापान में पड़ती है। ये कैसी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या डोरमेंट ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरी है विनुबियास। विनुबियास जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में पड़ती है। ये भी कैसी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए अब बात करते हैं विश्व की शांत ज्वालामुखी के बारे में। ये है एकांगुआ। एकांगुआ ज्वालामुखी है, वो थोड़ी और इधर आती है एकांगुआ। हाँ, एकांगुआ ज्वालामुखी है जो पड़ती है अर्जेंटीना में पड़ती है। ये कैसी ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। फिर आते हैं अपन चिम्बोरांजो ज्वालामुखी, ये इक्वाडोर में पड़ती है और ये शांत ज्वालामुखी है। फिर आते हैं अपन तो यूरोप महाद्वीप में किलिमंजारो, जो कि शांत ज्वालामुखी है और ये तंजानिया में पड़ती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ये ईरान में पड़ती है। फिर वह है अपनी, ये है देमबंद ज्वालामुखी, और देमबंद ज्वालामुखी है वो भी ईरान में पड़ती है। फिर इसके बाद आ जाओ नीचे आएंगे अपन तो आपको दिख रही होगी ये पोपा ज्वालामुखी। जो पोपा ज्वालामुखी है वो म्यांमार में पड़ती है। फिर आएंगे अपन और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है किलिमंजारो ज्वालामुखी, और किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो कैसी ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। तो ये थी विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जिसको आज हमने समझा। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ।